हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। और आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मेरी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेशन से सी सेक्शन से हुआ है बेबी मुझे। और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने एडमिट हुई थी या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जिनके मैंने सोचे आज मैं एक वीडियो में ही सब क्वेश्चन के आपके जवाब दे देती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेबी बॉय हुआ है मुझे या बेबी गर्ल हुआ है, और उसका कितना वेट है, और क्या वो अपने पूरे समय पे हुआ है या वो समय से पहले हो गया है। और जो भी चीज़ें हैं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या मतलब किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑपरेशन में या डिलीवरी के टाइम प्राइवेट कह लीजिए जो भी नॉर्मल डिलीवरी में क्या ऑपरेशन रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। और मतलब मैं आपको ना सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ओटी में क्या क्या होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है, या सी सेक्शन होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, और किस तरीके से सी सेक्शन कराया जाता है। तो आपको सब बहुत कुछ आज के वीडियोज़ में जानने को मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आज का, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी कि अगर जो लोग ना फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं डिलीवरी के लिए, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या होगा, मतलब कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी, कुछ पता नहीं होता है। तो बहुत डर भी रहता है मन में और बहुत नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम, लेकिन अगर वो चीज़ें हमें पता रहती हैं तो हमारे अंदर वो नर्वसनेस नहीं आती है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ की। तो बस इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियो मेरी, और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी लोगों के साथ जो भी इस समय प्रेग्नेंट हैं लेडीज़ या जो जाने वाली है डिलीवरी के लिए, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है मेरी। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो बेबी हुआ है वो सी सेक्शन से हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा जो बेबी है वो सी सेक्शन से ही हुआ है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट बेबी था वो भी मेरा सी सेक्शन से ही हुआ था। तो मे बी डॉक्टर्स ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेस्ट ही नहीं किया, और उन्होंने मतलब उस चीज़ के लिए बोला ही नहीं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है। उन्होंने, जब आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस में कि बीपी बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो गया था, और मे बी शायद बीपी हाई की कंडीशंस जब होती, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना जिन सिचुएशंस में आपके नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, वहाँ पे आपको सी सेक्शन ही कराना पड़ता है। जहाँ पे होते हैं बच्चे का गले में फंदा फंस जाता है, या फिर आपका बीपी हाई होता है या शुगर हाई होता है, तो इन सिचुएशंस में सी सेक्शन ही करा जाता है। या फिर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, 4 किलो का अगर बेबी होता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं किया जा सकता, उसको सी सेक्शन ही किया जाता है। तो बहुत से रीज़न्स होते हैं जो सी सेक्शन की तरफ मतलब आप चाहे कितना भी आपने हेल्दी डाइट किया हो, चाहे आपने कितना ही बहुत ही मतलब एक होता है ना योगा करते हैं लोग, इसलिए बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सब वर्किंग रहते हैं ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप बहुत, लेकिन ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं जहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा ना हो, वो 2.5 से 3 किलो का ही होना चाहिए बेबी, तभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आपका बीपी शुगर ये सब आपका नॉर्मल होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और तीसरा, अगर मैं बताऊं कि बच्चे का ना उसका सही कह लीजिए जो भी होता है कि वो सही डायरेक्शन में हो। अगर बेबी आपका उल्टा होता है, वो सही से उसका कह लीजिए जो फंदा ना पड़ा हो गले में, क्योंकि फंदे के टाइम पे भी एक रिस्क हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी कराना, इसलिए सी सेक्शन ही करते हैं। तो मेरा तो लास्ट जो यशी थी, लास्ट बेबी था मेरा, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो भी मेरी सी सेक्शन से ही हुई थी। बीपी हाई होने की वजह से उस समय पे भी मेरा बीपी हाई था,
और इस वाले प्रेगनेंसी में भी मेरी पूरी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छी थी। बट लास्ट में सडनली पता नहीं कुछ चीज़ें होती हैं ना, माइंड में टेंशन होता है जब लास्ट मंथ आता है तो कैसे क्या होगा। तो ये सब टेंशन में मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया लास्ट मंथ में। तो मेरा जो डिलीवरी टाइम था वो 9 मंथ्स लगा था, 9 महीना ही लगा था मेरा। और बीपी हाई होने की वजह से डॉक्टर्स ने सडनली मुझे एडमिट होने के लिए बोल दिया था अचानक से। मतलब मैं तो बस एक नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, बट उन्होंने सडनली बोल दिया कि नहीं, आपको आज ही एडमिट होना है। क्योंकि क्या होता है, बीपी में बहुत ज़्यादा फिट्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार बेबी की जान भी जा सकती है और माँ की भी जान जा सकती है। इसलिए डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं बीपी हाई होने की कंडीशंस में, वो तुरंत ही ऑपरेट कर देते हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी, मुझे भी सडनली बोला गया था एडमिट होने के लिए, जो कि आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा मेरे। एडमिट होने के लिए बोला गया था, बट फिर मैं जब एडमिट हुई तो, और दूसरा क्वेश्चन कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने कराया या प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ है लास्ट वाला भी मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हुआ था, और ये वाला भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाया है। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं अपनी चीज़ों की, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं। इसलिए मैंने लास्ट बेबी भी मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हुआ था, और ये बेबी भी लास्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हमने कराया है। और अगर मैं आपको शेयर करूं कि ओटी की जो चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है ओटी में, किस तरीके से मतलब आपका जो होती चीज़ें की जाती हैं, तो वो मैं अब यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है ओटी का। पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एडमिट किया जाता है जब ओटी के लिए, कि आपको एडमिट किया जा रहा है। उसके बाद आपको ना सबसे पहले वीगो लगाई जाएगी, आपके हैंड में वीगो लगाई जाती है। इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारे इंजेक्शन्स लगने होते हैं, तो वो जगह जगह इंजेक्शन्स नहीं लगाते, इसलिए वो एक वीगो लगाते हैं, फिर उसी में आपको बहुत सारे इंजेक्शन्स देते हैं। वो इंजेक्शन्स होती हैं और आपके ड्रिप चढ़ती हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑपरेशंस के टाइम पे हमें कम से कम 8 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, मतलब पीना भी नहीं होता है, पानी भी आप नहीं पी सकते हो। और डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो 8 घंटे हो थे। मैं शाम के टाइम पे एडमिट हुई थी, शाम में कह लीजिए 5 बजे। तो ये शाम में डॉक्टर्स ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मॉर्निंग में कराना है। तो मैंने फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में करा। तो मैंने रात में सिर्फ खाना खाया था, रात के 10 बजे खाना खा लिया था पेट भर के। मुझे पता था मुझे 2-3 घंटे खाना है, 2-3 दिन खाना नहीं मिलेगा खाने को, तो वहाँ पे इसलिए मैंने रात में पेट भर खाना खा लिया। फिर पूरी रात हम जगे थे, और रात फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरा 11 बजे की ओटी थी, मेरा ऑपरेशन होना था 11 बजे। तो सबसे पहले आपकी वीगो लगती है। वीगो लगने के बाद आपको जो भी वहाँ हॉस्पिटल की ड्रेस होती है वो आपको दे दी जाती है पहनने के लिए। आप वो पहन के आपको स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है। उसके बाद आपके जो कह लीजिए यूरिन बैग आपका लगता है। तो यूरिन बैग जो होता है उसमें कितना पेन होता है आप सोच रहे होगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ओटी के लिए तो आप एकदम रिलैक्स रहे। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगी, अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट आप रिलैक्स रहो। क्योंकि आप रिलैक्स रहोगे ना, तभी आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से होती जाएंगी। अगर आप वहाँ पे पैनिक हो जाओगे तो फिर वो बीपी हाई होता है, फिर और चीज़ें ना बहुत बिगड़ती है। तो क्या था, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे पता था कि क्या क्या होता है। तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत डरी थी। मुझे मतलब पहले वाला तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था। मैं कभी शेयर करूंगी आपके साथ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। वो मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रह चुका है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, पूरी ही प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत हॉरिबल रही है। तो ये सेकंड प्रेगनेंसी थी, इसलिए मैं और भी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की तरह ही मेरा लास्ट ये प्रेगनेंसी का कुछ मतलब ना चीज़ें हों। तो यूरिन बैग लगाया जाता है, उसके बाद आपको स्ट्रेचर पे लेटा के, और यूरिन बैग लगाने के बाद आपको ओटी के लिए ले जाया जाता है। ओटी में ले जाते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले पीठ में एक इंजेक्शन दिए जाते हैं, और आपको बोला जाएगा कि क्या कहते हैं, आप एकदम स्ट्रेट बैठो, मतलब आप एकदम इंजेक्शन जो होता है वो पीठ में आपके जो दिया जाता है उससे होता है आपकी नीचे की बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। और वहीं पे आपकी वीगो लग जाएगी, और वीगो लगी होगी, वीगो में ड्रिप लग जाती है। फिर आपको लेटा दिया जाता है पीठ में इंजेक्शन लगने के बाद।
और उसके बाद आपको लिटा के आपको लगेगा ना आपके नीचे की बॉडी एकदम हिल नहीं रही है, बस उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन स्टार्ट होने पे फिर डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद आपको ना कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बट जब बेबी की वॉइस आती है ना तब आप मतलब बहुत जगह होता है और हॉस्पिटल्स में आंखों पे कपड़ा डाल देते हैं, बहुत जगह होता है कि ओपन रखते हैं। तो मेरा जो ऑपरेशन हो रहा था एकदम ओपन हो रहा था, मतलब मैं सामने डॉक्टर्स को देख रही थी कि वो ऐसे ना कट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जब बेबी निकला था तो भी मैंने देखा उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दी, तो मुझे पता चल गया था ओके मुझे बेबी हो गया है। तो वहाँ पे फिर आपका बेबी हो जाता है 15-20 मिनट में, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, चीज़ें नॉर्मल हो तो सब चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से। फिर वहाँ पे आपको पता चल जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ना पेन का जो सफ़र होता है ना ऑपरेशन के बाद स्टार्ट होता है, सी सेक्शन के बाद। तो उसके बाद आपको क्या होगा, 1-2 घंटे तक आपको तो नहीं कुछ पता चलेगा, बट उसके बाद आपके ना टाँके आपको मतलब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है या इमरजेंसी वार्ड में ही रखा जाता है। उसके बाद आपका ना जो टाँके होते हैं ना वो दुखने लगते हैं, जब जैसे जैसे आपका जो पीठ के इंजेक्शन होते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं शायद, हाँ, तो उसका जब असर ख़त्म होता है ना तो वो फिर आपको धीरे धीरे दर्द होने लगता है टाँकों में। फिर वहाँ पे आपको एक पेन किलर दिया जाएगा टाँकों के दर्द के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दर्द फील ना हो। फिर आपकी ड्रिप चढ़ती रहेगी, कंटिन्यू ड्रिप चढ़ती रहेगी, और ड्रिप में आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ड्रिप में ही आपको कह लीजिए, क्योंकि आपको खाना पीना नहीं होता है, 2 दिन तक आप नहीं चल सकते हो, कुछ खा पी नहीं सकते हो, तो इसलिए वहाँ पे आपको ड्रिप के ही थ्रू दिया जाता है। आपका जो यूरिन बैग होता है वो आपके 24 घंटे बाद आपका निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन के 24 घंटे बाद। और तब तक आप ना फिर डॉक्टर्स बोलते हैं थोड़ा सा हिलने डुलने को, इसलिए वो यूरिन बैग निकाल देते हैं। फिर ये होता है कि आप थोड़ा सा खुद से कोशिश करें चलने फिरने, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्टिव होते हो ना उतना ही जल्दी आपकी जो टाँके हैं वो हील करते हैं। तो फिर इसलिए 24 आवर्स के बाद आपको यूरिन बैग निकाल दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप खुद चल के जाओ वॉशरूम, क्योंकि देखिए आप ऐसे नॉर्मल तो नहीं चलोगे, बट आपको जब यूरिन आएगी तो आपको जाना ही जाना होगा। और वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है उठने बैठने में, थोड़ा नहीं बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है उठने बैठने में पेन। वही सफ़र जो होता है वो वक्त ना बहुत ही पेनफुल होता है। शुरू के 3-4 दिन जो ऑपरेशन के बाद के होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो वहाँ पे आप धीरे धीरे जब चलने लगोगे ना तो आप थोड़ा बेटर फील करने लगो, आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं चल ले रही हूँ। एक वो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप, जैसे एक बच्चे का थोड़ा मुश्किल होता है, वही हाल इसमें होता है कि ऑपरेशन के बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, तकलीफ़ भरा होता है, दर्द भरा होता है। और अगर आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया तो फिर धीरे धीरे आप चलने लगोगे। उसके बाद सेकेंड डे आपका हो जाता है। थर्ड डे में आपकी ड्रेसिंग होगी वापस से, जो भी आपके टाँके होते हैं उसकी वापस से ड्रेसिंग करते हैं डॉक्टर्स थर्ड डे में। एंड फोर्थ डे में वो ड्रेसिंग्स आके फिर रिमूव कर देते हैं, और फोर्थ डे में उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने आफ्टर 10 डेज़ मुझे बुलाया था टाँके कटने के लिए। देखिए अगर फर्स्ट ऑपरेशन है आपका तो उसमें टाँके गलने वाले लगाए जाते हैं, बट सेकंड ऑपरेशन था मेरा तो इसमें टाँके काटने वाले लगाए गए थे। फर्स्ट ऑपरेशन में सिर्फ क्या होता है, नॉट जो होती है साइड में, ऐसे ना ऑपरेशन जहाँ पे होता है तो इधर साइड की ना सिर्फ नॉट काटी जाती है, बट सेकंड ऑपरेशन में क्या होता है पूरे में नॉट्स लगी होती हैं, तो पूरे वहाँ की नॉट्स काटी जाती हैं। 10वें दिन बुलाया गया था मुझे कटवाने के लिए। बहुत मेरे लिए वो भी था कि मुझे लग रहा था पता नहीं कितना दर्द होगा, बट बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ और हो गया। कहते हैं कि एक औरत जितना दर्द झेल लेती है ना अपनी ज़िंदगी में, उतना कोई नहीं झेल सकता है। तो ये बात सच है। बहुत लगता है कि सच में एक औरत होना या एक फीमेल होना आसान नहीं है। बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और बहुत सारे दर्द हम लोगों को झेलने पड़ जाते हैं ना चाहते हुए भी, और जिन्हें हमें झेलना ही झेलना होता है ना। क्योंकि जहाँ पे एक कह लीजिए डिलीवरी की, बेबी के आने की खुशी होती है, वहाँ ये इन सब ऑपरेशंस का बहुत सारा दर्द होता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के आगे सब कुछ भूल जाती है, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है उन्हें झेलने के सिवा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे फिर आपके टाँके कट जाएंगे। उसके बाद आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे, जितना अच्छा आप कह लीजिए जितना मूव करना ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आप फुल्ली बेड रेस्ट रहो, और थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। और ठीक जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरीके से आप थोड़ा सा टाँकों का ख्याल रखें।
तो आपके टाँके बहुत जल्दी हील कर जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें डाइट होती है, आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लें तो आपके जो टाँके हैं वो जल्दी हील कर जाते हैं, तो आप जल्दी और एक्टिव हो जाते हो। फ़िलहाल कहते हैं 30 से 40 दिन तक तो एक लेडी को रेस्ट करना ही चाहिए, ज़्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उठने बैठने से टाँकों पे जोर पड़ता है। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका भी जवाब दूँगी। शायद मुझसे कोई क्वेश्चन हो जो रह गया हो, मुझे नहीं याद रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए, और फिर मैं कल एक नया एक्सपीरियंस के साथ नया ब्लॉग लेके आऊँगी, और कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो मेरा बेबी है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये चीज़ और बेबी का जो फेस रिवील होना है वो भी मैं कल के ही ब्लॉग में करूँगी। तो चलिए, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।